Welcome back to yet another podcast by Pranabhisar Gurukul. I, Vaidya Sonal Juryani, invite you all on behalf of everyone. And today's podcast, as we all know, will be taken by Vaidya Manish Rijwani sir. Sir is BMS from 2002 batch from Mittal Punarvasu College, Mumbai. LLB from 2008 batch from KC Law College, Mumbai. LLM from 2012 batch from Pune University and currently working as a legal advisor of Ulhasnagar Medical Associations. On behalf of everyone, sir, I welcome you. Thank you so much for your time and we're glad to have you, sir. Thanks. Thank you, sir. Sir, I and all the people who've joined today with us, we are very curious to know, sir, कि BAMS के बाद आपने कैसे सोचा कि आप पीजी नहीं करें, आप मेडिकल फील्ड को कंटिन्यू ना करें और तुरंत आपने लॉ एक अलग ही फील्ड को ज्वाइन कर लिया, सर. तो सर हम सब क्यूरियस हैं जानने के लिए, सर. थैंक्स फॉर द वंडरफुल इंट्रोडक्शन. हमारे टाइम पे हम लोग BAMS जब करते थे तो हमारा कंसेप्ट बेसिकली रहता था फैमिली फिजिशियन का. तो एक ऐसे ही पता रहता था कि इसके बाद प्रैक्टिस करना है, जनरल प्रैक्टिस करना है या मैक्सिमम आयुर्वेदिक कंसल्टिंग करना है. 2002 में मैंने बेसिकली इंटर्नशिप कंप्लीट करके मैं आगे आया. 2003 वाज द बैच जब हमारे पास ना MD MS के लिए एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट हुआ. फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम आई सपोज. तो मुझे ऐसा लगता था कि MD और MS सब लोग करते हैं, ठीक है, कोई ऐसा चीज होना चाहिए जो टोटली डिफरेंट हो. और मुझे इसका इतना जानकारी नहीं था. बट देन कॉलेज में मेरे टीचर हैं डॉक्टर सुरेश शर्मा सर. एट प्रेजेंट वो US में हैं, घूमने गए हैं अपने बेटे के पास. तो मैं उनके साथ बहुत ज्यादा अटैच था. सो ही वाज बेसिकली टीचिंग अस विद दिस थिंग्स, व्यवहार आयुर्वेद, विधि वैद्यक जो भी है. तो थोड़ा इंटरेस्ट उसमें था. एंड मैंने अपने फादर से ऐसे ही जस्ट मैंने क्यूरियसली पूछा कि हाउ इज LLB टू बी, अगर मैं BAMS के बात करूं. तो बोले क्यों नहीं करने का, ज्वाइन कर. एंड देन बस मैंने वेट नहीं किया और इमीडिएटली मैंने जाके LLB ज्वाइन किया. तब जाके उस टाइम पे BAMS के बाद क्या MBBS के बाद भी बहुत लिमिटेड लोग लॉ करते थे. आजकल तो मेरे स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे जो MS MBBS ऐसे लोग हैं जिनको मैं टीच करता हूँ. सो इट वाज समथिंग डिफरेंट. So, बहुत ही यूनिक पाथ आपने चुना है और इंस्पायर भी कर रहा है कि हम भी थोड़ा यूनिक तरीके से सोच सकें. सो थैंक यू सर फॉर योर जर्नी. एंड सर जस्ट टू डाइव डीप इनटू द पॉडकास्ट, मेरा फर्स्टली मैं जानना चाहती हूँ कि सर मेडिकल नेग्लिजेंस केस में डॉक्टर्स को एक तो कितने साल की सजा हो सकती है और अगर उनको कोई मुआवजा देना पड़े तो कितने पैसे या कितना उन्हें मुआवजा देना पड़ सकता है सर इन केस ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस. देखिए ऐसा है बेसिकली कि लॉ का ना एक फंडा रहता है कि आप तब तक निर्दोष हैं जब तक आप दोषी पाए नहीं गए हैं. करेक्ट. अभी नेग्लिजेंस एक ऐसा कंसेप्ट है जो सिविल साइड और क्रिमिनल साइड दोनों से चला जाता है. करेक्ट. अगर मैं आपको दोनों साइड से एक्सप्लेन करता हूं कि उसमें कैसा होता है, पुराना लॉ क्या कहता था, अभी का लॉ क्या कहता है, एंड स्पेसिफिकली आयुष डॉक्टर्स को इसमें सोचने की जरूरत क्यों है. ठीक है ना. तो नेग्लिजेंस का कंसेप्ट ऐसा था कि नेग्लिजेंस सिर्फ वही आदमी कर सकता है जो किसी पर्टिकुलर चीज के लिए ड्यूटी बाउंड हो. तो अगर आपने किसी पेशेंट को एक्सेप्ट किया है एंड उसके बाद में आपका जो व्हाट यू कॉल ट्रीटमेंट करने का जो आपका स्टैंडर्ड्स है वो एक पर्टिकुलर लेवल के नीचे जाता है तो ही आप उसको नेग्लिजेंस मानते. एल्स वो चीज नेग्लिजेंस में काउंट नहीं होता. एंड ग्रॉस नेग्लिजेंस एक ऐसा चीज है जिसमें बहुत ज्यादा मतलब डिफिकल्टीज आते हैं. क्रिमिनल साइड में प्रीवियसली जब भी इंडियन पिनल कोड था तब एक सेक्शन था, सेक्शन 304A. आपने वो सुना था, हिट एंड रन करते थे तो उसके बाद लोग बोलते थे कि उनको इजीली बेल मिल जाता है. तो बेसिकली वो वाला पर्टिकुलर जो सेक्शन था ना 304A, वो अप्लाई होता था बिकॉज किसी भी डॉक्टर का ये इंटेंशन नहीं रहता कि वो किसी भी पेशेंट को किसी भी प्रकार से तकलीफ दे, नुकसान दे या उसकी डेथ कॉज करे या वो ऐसा कोई नेग्लिजेंट एक्ट करे. तो अगर पेशेंट की डेथ हो जाती है
तो 304A में प्रोविजन था कि डॉक्टर के लिए मैक्सिमम 2 इयर्स इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ। एंड दूसरा चीज था कि वो बेलेबल था। जब वो बेलेबल हो गया तो आप इजीली बेल लेके छूट जाते थे, ट्रायल तो बहुत टाइम चलते रहता था। अगर आप नया भारतीय न्याय संहिता देखेंगे, जिसने आईपीसी को बेसिकली रिपील किया है, उसमें आपने सुना रहेगा जब नया लॉ आया था कि डॉक्टर्स को ना बेनिफिट दिया गया है उसमें, ठीक है? तो सेक्शन उसमें 105 या 106 रखा गया है, जो कहता है कि नेग्लिजेंट एक्ट के लिए पनिशमेंट इज 5 इयर्स, मतलब उसने एनहांस कर दिया अभी। लेकिन अगर आप मेडिकल प्रैक्टिशनर हो तो पनिशमेंट 2 इयर्स रहेगा, अगर कोर्ट आपको सजा देता है तो। लेकिन आप एक चीज समझ के चलो, उसमें ना एक एक्सप्लेनेशन है, और वो एक्सप्लेनेशन कहता है मेडिकल प्रैक्टिशनर मीन्स अ पर्सन who is recognized as a medical practitioner under नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट। मतलब आप NCISM को बिलोंग करते हैं, जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स हैं, तो आपके लिए वो बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। अगर आपकी वजह से किसी पेशेंट का डेथ होता है और कोर्ट आपको नेग्लिजेंट करार देता है, तो आपको मैक्सिमम 5 इयर्स तक इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। तो वो बेनिफिट नहीं है, डेफिनेटली वो एक ग्रे एरिया है लॉ का। तो जब हमारे पास अगर केस आते हैं तो हम वो चीज को उसको हैंडल कर लेंगे। बट ये आपको पता होना चाहिए कि BAMS डॉक्टर अगर आप हैं तो आपको वो बेनिफिट नहीं है जो MBBS डॉक्टर के पास अवेलेबल है 2 इयर्स वाला। आपके लिए वो पनिशमेंट 5 इयर्स का रहेगा। सेकंड, नेग्लिजेंस अगर आप सिविल साइड से चले जाते हो तो सिविल साइड में स्काई इज द लिमिट। कोर्ट अनलिमिटेड आपको वहां पर पेनल्टीज प्रोवाइड कर सकता है, कंपेंसेशन के हिसाब से। डिपेंड करता है आपने कितना लॉसेस किया है। लॉ बिलीव करता है जैसा जैसा आपका स्पेशलिटी, वैसा वैसा आपका नेग्लिजेंस का डिग्री। जैसे आप अगर किसी पर्टिकुलर आदमी से कोयला खरीदने जाते हो, अगर 100 किलो कोयला खरीदते हो, आधा किलो कम निकला, तो वो इतना डेफिशिएंट नहीं है। एक सोनार के पास जाएंगे, अगर आप 1 ग्राम गोल्ड खरीदते हो, उसमें से 1 मिलीग्राम 2 मिलीग्राम भी कम आया तो वो काउंट होता है। आप डायमंड लेने जाएंगे, 100 सेंट का आपको 99 सेंट का आएगा, तो वो एक अलग टाइप का चला जाएगा। उसी हिसाब से आप जितने ज्यादा स्पेशलाइज्ड रहेंगे, आपसे लॉ का एक्सपेक्टेशन उतना ज्यादा है। तो वहां पर ऐसा रहता है कि अगर कोर्ट बोलता है कि यू आर ग्रॉस नेग्लिजेंट, तो डिपेंड करता है आपका लॉयर कैसा है। अगर मतलब समझो सामने वाला जो क्लाइंट है, जो प्लेंटिफ है, जिसने आपसे इंजुरी सफर किया है, वो आपसे बहुत ज्यादा अमाउंट डिमांड कर सकता है। हमारे पास इंडिया में एक केस हुआ था, धनन का वर्सेस निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस का। वो बंदा एक IT इंजीनियर था। उस टाइम पे वो इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा केस था जिसमें 1 CR कंपेंसेशन देना पड़ा था डॉक्टर को। तो आप नेग्लिजेंस में आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितना हो सकता है। सर, जनरली जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो प्रैक्टिस में इतना बिजी होते हैं कि लॉ के बारे में इतना आइडिया नहीं होता है। तो अगर क्लिनिक, जैसे जिनके क्लिनिक है, अचानक से क्लिनिक पर पुलिस का नोटिस आ जाए या कोर्ट का समन आ जाए, तो उस स्टेज में एक डॉक्टर को क्या करना चाहिए और उसकी लीगल पार्ट क्या होती है सर उस केस में? देखिए, जब भी आपके पास ना कोई नोटिस आता है, जब भी आपके पास कोई समन्स आता है, तो पहले तो ये चीज समझ के चलिए, आपके पास अगर समन्स आया, नोटिस आया पुलिस का या कोर्ट का, आपको ये समझ के चलना है कि वो लोग लॉफुल अथॉरिटीज हैं, उनके पास पूरा अथॉरिटी है आपके अगेंस्ट में नोटिस इशू करने का। ठीक है। सबसे पहला बात, किसी भी डॉक्टर को ये करना चाहिए कि अगर उसको नोटिस रिसीव होता है तो उसको ऑनर करना है। हम लोग जनरली देखते हैं लोगों के पास जब नोटिस जाते हैं ना, तो लोग सामने से, बाहर से, अगर वो पोस्ट से गया है या हैंड डिलीवरी से गया है, तो उसके ऊपर वो लोग रिसीविंग सिग्नेचर नहीं देते हैं, या बोलते हैं कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है। अगर आपने कोई नोटिस रिसीव नहीं किया है तो लॉ ये प्रिज्यूम करता है कि उस नोटिस के कंटेंट आप जानते हो। इसीलिए सबसे पहला आपका ड्यूटी है कि आप वो नोटिस रिसीव करें। नोटिस पुलिस का हो या नोटिस कोर्ट का हो, उसका इंपॉर्टेंस है। अगर आप सोचते हो कि आप कोर्ट का प्रोसीडिंग अटेंड नहीं करोगे या अगर आप पुलिस स्टेशन नहीं जाओगे, तो आप अपने लिए खुद दिक्कत इनवाइट कर रहे हो। इसीलिए अगर आपके पास कभी भी कोई नोटिस आता है, तो आपका प्राइमरी ड्यूटी है
कि सबसे पहले आप उस व्यक्ति से बात करें जो लॉ के विषय में जानकार हो या कोई स्पेसिफिक लॉयर हो। आपके साइड से एक एरर आपको जेल भिजवा सकता है, क्योंकि अगर आप समन्स को आप अगर अवॉइड करते हो तो आपके अगेंस्ट में वारंट इश्यू हो सकता है। सो एक, या तो आप किसी लॉयर के पास चले जाएं या किसी ऐसे आदमी के पास चले जाएं जो लॉ के बारे में जानकार हो। फिर आपको वो गाइड करेगा कि पुलिस में कैसे उसका रिप्लाई करना है। अगर आपको बुलाया गया है तो आपको जाना पड़ेगा, एंड अगर आपको कोर्ट में बुलाया गया है तो आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। जो स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ है उस टाइम पे आपको वहां पर प्रेजेंट रहना पड़ेगा, अदरवाइज आपके अगेंस्ट में वारंट इश्यू हो जाएगा। एक बार वारंट इश्यू हो जाता है, अरेस्ट करते हैं, फिर कोर्ट का डिस्क्रिप्शन आ जाता है। इसीलिए इनको अवॉइड नहीं करना है। अब यहां पर ना एक इश्यू आ जाता है, खास करके तब जब खास करके हम मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस देखते हैं या कोई ऐसे केसेस देखते हैं जिसमें पनिशमेंट हो सकता है। पुलिस आपको नोटिस भेजता है, पुलिस बोलता है साहब ने आपको बुलाया है, आप ये टाइम पे पहुंच जाओ। अगर आपको मालूम पड़ता है ऐसा कोई ऑफेंस है तो आप प्लीज डायरेक्ट मत जाइए, अपने लॉयर को पहले इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस रहता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होता है जिसके लिए पुलिस ऑफिसर आपको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। तो वो क्या कर देगा, आपको इंक्वायरी के बहाने बुला लेगा, उसके बाद बिठा देगा पुलिस स्टेशन में और अरेस्ट कर देगा। और ये जानबूझ के तब करते हैं जब है ना फ्राइडे सैटरडे आता है, तो उस टाइम पे आपका कोर्ट में भी हियरिंग को जो है वो डिले होते जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपका प्राइमरी ड्यूटी है कि आप किसी परिचित व्यक्ति के पास जो कि एडवोकेट हो, बेटर रहेगा उनके पास जाए। ओके सर, थैंक यू। और ये बहुत सारे लोगों की क्वेरी है जो आपने बहुत इजीली सॉल्व कर दी, कई बार ये दिमाग में आता है सर। और सर एक केस है जैसे कि कभी मेल डॉक्टर को फीमेल पेशेंट को एग्जामिन करना होता है, तो क्या बिना सही कंसेंट के इलाज करना आपको किसी मतलब उनको किसी बड़े प्रॉब्लम में डाल सकता है क्या, या कोई फीमेल पेशेंट उन पे कोई झूठा केस कर सकता है क्या? मैडम देखो कैसा है ना कि आपके पास जो लॉ है वो ऐसा बना हुआ है जो कंपैरेटिवली फीमेल के फेवर में है, ठीक है। और अगर कोई कहे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली रॉन्ग है तो वैसा भी नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 15 संविधान का सरकार को या गवर्नमेंट को ये अधिकार देता है या स्टेट को ये ऑथराइज करता है कि वो ऐसे लॉ बनाए जो फीमेल्स को और बच्चों को प्रोटेक्ट करे, ठीक है। अब है ना, लोग ऐसा बोलते हैं कि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। तो ये जो आपने नहीं किया है ना, ये कोर्ट में ट्रायल का विषय है, वो सब चार्जशीट फाइल होने के बाद की बातें हैं। अगर आपके ऊपर कोई एलिगेशन किसी फीमेल ने लगा दिया तो वो पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन में आपसे इंक्वायरी नहीं होगी कि भाई आपने किया था नहीं किया था, वो डायरेक्ट आपको अंदर डाल देंगे। बाद में जब कोर्ट से बेल मिलना रहेगा तब मिलेगा, इतना इजीली नहीं मिलता है। तो ऐसे टाइम पे आपका प्राइमरी ड्यूटी है कि अगर आपके पास कोई फीमेल पेशेंट आ रही है तो प्लीज अपने पास एक फीमेल अटेंडेंट रखें जो आपके साथ अवेलेबल हो और वो उस पेशेंट के एग्जामिनेशन के टाइम पे अवेलेबल रहे। अगर फीमेल अटेंडेंट आपके साथ में है, खास करके मेल डॉक्टर्स के लिए, जब वो किसी फीमेल पेशेंट को एग्जामिन करते हैं तो कम से कम थोड़ा प्रोटेक्शन उनको मिल जाता है। बट स्टिल मेल डॉक्टर्स के ऊपर डेफिनेटली एक तलवार है। अगर कोई फीमेल पेशेंट आती है तो डेफिनेट बेस्ट मेथड इज टू हैव अ फीमेल अटेंडेंट। और विद रिगार्ड टू इट कि आपके पास कोई अगर रिलेटिव में अगर उनके फीमेल है तो, बट देन कैसा है ना कि रिलेटिव अगर फीमेल रहेगी तो भी वो आपके अगेंस्ट जाएगी। एक और उसमें ऑप्शन है जो जिसके ऊपर एक ग्रे एरिया है, इज इंस्टॉलेशन ऑफ सीसीटीवी। बट देन सीसीटीवी इंस्टॉल करने के बाद भी क्वेश्चन आता है कि आपने उसके प्राइवेट राइट्स का वायलेशन किया है। सो इट इज बेटर कि आपके साथ एक फीमेल अटेंडेंट। ओके सर। और सर हमारे साथ ज्यादातर आयुष डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं, तो उनका ये कंसर्न रहता है कि एक आयुष डॉक्टर बिना जेल जाए असल में कितना एक्सटेंड तक एलोपैथी प्रैक्टिस कर सकता है अगर वो करना चाहे तो सर। ठीक है, भी यहाँ पर ना आपको ये समझना होगा कि पुराने टाइम में जब तक 1977 में सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन एक्ट नहीं आया था तब तक तो इंटीग्रेटेड प्रैक्टिसेस इजीली चल रहे थे। उसके बाद सीसीआईएम का एक्ट आया, डिस्प्यूट्स हुए कौन क्या प्रैक्टिस कर सकता है। बट सुप्रीम कोर्ट ने, अगर आपको एक केस पता रहेगा, पूनम वर्मा वर्सेस अश्विन पटेल का केस था। बेसिकली ये होम्योपैथी प्रैक्टिशनर्स का केस था। वहां पर कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि आप जिस पैथी में आपने अपना
स्टडीज किया है, जो पैथी आपने एक्वायर की है, आपको सिर्फ वही प्रैक्टिस करना है। आप दूसरे पैथी में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। सो इफ यू हैव क्वालिफाइड इन आयुर्वेदा, यू प्रैक्टिस आयुर्वेदा। इफ यू हैव क्वालिफाइड इन होम्योपैथी, यू प्रैक्टिस होम्योपैथी। एंड अगर आप दूसरा कोई पर्टिकुलर पैथी प्रैक्टिस करते हैं, देन यू आर कंसिडर्ड एज अ क्वैक और चार्लेटन। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली 1990s में केस आया। तो इसके ऊपर काफी सारी बहस हुई, क्योंकि कैसा था कि इंडिया एक बड़ा कंट्री है। अगर आप पॉपुलेशन देखें तो पॉपुलेशन के हिसाब से जो नंबर ऑफ डॉक्टर्स हैं वो डेफिनेटली कम है। तो आयुष डॉक्टर्स का एक चीज था कि वो इंटीरियर्स में जाके अपनी सर्विसेज देते थे, और इसके लिए उनका कहना था कि हम जब बीएमएस पढ़ते हैं तो हम एलोपैथी भी उसमें पढ़ाई करते ही हैं, हम फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, तो हमको इससे क्यों वंचित रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन में ये डिक्लेयर कर दिया कि हेल्थ स्टेट का सब्जेक्ट है। अब इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में 3 प्रकार के लिस्ट हैं। पहला यूनियन लिस्ट, दूसरा स्टेट लिस्ट, और तीसरा कॉन्करेंट लिस्ट। जैसे आर्म्ड फोर्सेस, रेलवेज, ये यूनियन लिस्ट में आते हैं। तो इसके ऊपर जो भी लॉ बनेगा वो भारत सरकार बना सकती है, यूनियन पार्लियामेंट बना सकती है। हेल्थ जो है वो स्टेट के सब्जेक्ट में आता है, तो स्टेट गवर्नमेंट्स को उसने ऑथराइज किया है कि वो हेल्थ के विषय में लॉ बना सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया, पहला चीज, आपने जिस पैथी में अपनी स्पेशलिटी की है, जिस पैथी में स्टडी, जिस पैथी में आपने क्वालिफिकेशन एक्वायर किया है, आप वही पैथी प्रैक्टिस कर सकते हो। बट अगर आपके स्टेट में आपका नाम स्टेट मेडिकल रजिस्टर पे एनरोल करने का अथॉरिटी देता है, या अगर आपका स्टेट कोई भी लॉ से आपको ऑथराइज करे एलोपैथी प्रैक्टिस करने का, देन आप अपने स्टेट में एलोपैथी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इंडिया में अगर आप महाराष्ट्र देखोगे तो महाराष्ट्र में बीएएमएस के लिए जो महाराष्ट्र मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एक्ट है उसको ही संशोधित किया गया, और उसमें ये वर्ड लाया गया, क्योंकि प्रीवियसली गवर्नमेंट रेजोल्यूशन था एलोपैथी प्रैक्टिस करने का। अभी आपके पास एनेक्टमेंट है जिसके द्वारा आपके पास पावर है कि आप महाराष्ट्र में बीएमएस डॉक्टर एलोपैथी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दिल्ली चले जाओगे तो दिल्ली का जो बोर्ड है वो आपको ऑथराइज नहीं करता। आप गुजरात चले जाओगे, गुजरात में एलोपैथी का अप्रूवल नहीं है। तो आप उन स्टेट्स में, जो पर्टिकुलर स्टेट आपको ऑथराइज नहीं करते, वहां पर आप एलोपैथी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। जहां ऑथराइज है आप डेफिनेटली कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू। एंड सर, जो मेडिकल सर्टिफिकेट्स इलीगल तरीके से लोग बनाते हैं, कोई और के रेफरेंस से पैसे ले लेते हैं फिर बना के दे देते हैं, तो क्या इसको भी क्रिमिनल कंडक्ट में माना जाता है कि ये लीगल है अगर बना दिया जाए ऐसे? तो देखिए, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप इश्यू करते हो तो लॉ ये एक्सपेक्ट करता है, एथिक्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने वो पर्टिकुलर पर्सन को एग्जामिन किया है, उसको देखा है। अब आप है ना बहुत सारे सर्टिफिकेट्स इशू कर सकते हो। जैसे आप किसी को फिटनेस सर्टिफिकेट इशू कर सकते हो, आप किसी को सिकनेस लीव के लिए इशू कर सकते हो। देन आरटीओ में जो लाइसेंस के लिए लगता है आप वहां पर सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। कोई आदमी अगर विल बना रहा है तो उसके ऊपर सर्टिफिकेट इशू कर सकते हो। देन आप डेथ सर्टिफिकेट्स भी इशू कर सकते हैं। ये आपके पास पूरा अथॉरिटी है। इंडियन एविडेंस एक्ट में एक डॉक्टर को एक्सपर्ट एविडेंस करके माना जाता है। मतलब अगर आप कोई बात किसी पर्टिकुलर मैटर में कह देते हो तो अनटिल एंड अदरवाइज वो अलग तरीके से प्रूव हो, लॉ ये प्रिज्यूम करेगा कि डॉक्टर ने जो बोला है मेडिसिन से रिलेटेड वो एक लीगल चीज है, जो भी बोला है वो सही बोला है, वो गलत नहीं है। तो आप जो भी सर्टिफिकेट इशू करते हो वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है। बहुत सारे केसेस होते हैं, लोग क्या करते हैं, पैसे लेके फेक बिल्स बनाते हैं, फेक सर्टिफिकेट्स बनाते हैं। जब तक सब चीजें बराबर चल रही हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं आती है। जैसे ही आप किसी पर्टिकुलर केस में अटक गए, वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है, और फोर्ज डॉक्यूमेंट इशू करने के लिए आपको 7 साल तक की जेल हो सकती है। उसके लिए कोई छुटकारा नहीं है। मेरे पास एक केस आया था, मेरे फ्रेंड ने किसी पर्टिकुलर पर्सन को रेफर किया कि ये मेरा बंदा है, ये आदमी को कुछ ऑफिस में सर्टिफिकेट देना है, उसको आप बना के दे दो, बैक पेन है। तो मैंने बोला ठीक है, आप पेशेंट को भेजो, मैं एक बार एग्जामिन करूंगा। ही केम टू मी, आई आस्क्ड हिम कहाँ दुख रहा है, बोले दुख कुछ नहीं रहा है,
मेरा कोर्ट में वारंट निकला है, मुझे वहां ये देना है कि मैं नहीं आऊंगा, ठीक है, तो इफ आई हैड इशूड दैट पर्टिकुलर सर्टिफिकेट आई कुड हैड लैंडेड माई सेल्फ इन जेल। तो इसके लिए आप जो भी पेशेंट देखते हो, भले वो विल के लिए आए, काफी बार ऐसा होता है कि आपके पास विल के सर्टिफिकेट के लिए लोग आते हैं कि आई हैव एग्जामिन्ड दिस पर्सन फॉर पर्पस ऑफ मेकिंग द विल। लोग बोलते हैं मेरे फादर को बनाना है, आप सर्टिफिकेट बना के दे दो। आपने उस आदमी को एग्जामिन ही नहीं किया। विल कब काम में आती है? जब भी वो आदमी का डेथ हो जाएगा। अगर वहां पर कोई दिक्कत आ गई और किसी ने कोर्ट में वो पर्टिकुलर विल के साथ वो सर्टिफिकेट साइट कर दिया, तो आपका भी एग्जामिनेशन हो जाएगा और क्वेश्चंस रेज हो जाएंगे कि आपने बिना एग्जामिन के कैसे इशू किया। सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल, जो पेशेंट को आप ट्रीट करते हो आप उनको ही सर्टिफिकेट इशू करें, प्लस पेशेंट देखने के बाद ही सर्टिफिकेट इशू करें। फेक सर्टिफिकेट्स इशू मत कीजिए। क्या फर्क पड़ेगा? 1 या 2 पेशेंट नहीं आएंगे, बट आपको लीगल ट्रबल नहीं रहेगा। राइट सर। सर, और कई बार क्लिनिक में कुछ ऐसे पेशेंट आते हैं जो क्रिटिकल इमरजेंसी की सिचुएशन में होते हैं और डॉक्टर्स उन्हें रेफर कर देते हैं बड़े हॉस्पिटल्स में। अब बड़े हॉस्पिटल्स में जाके अगर उनको ढंग से ट्रीट ना किया जाए या वहां पे उनके साथ कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हो जाए, तो जो रेफरिंग डॉक्टर है क्या उस पर कोई लीगल एक्शन हो सकता है या वो सेफ है इस प्रोसेस में? ठीक, भी हम आते हैं रेफरेंस के बात के ऊपर। पहला चीज, जब आप मेडिकल क्वालिफिकेशन एक्वायर करते हो तो आपका जो नॉलेज है वो लिमिटेड है। आपने जो पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में आपने बेसिकली क्वालिफिकेशन एक्वायर किया है या जितना आप ट्रेंड हो, आप सिर्फ उतने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। अब सपोज कीजिए मैंने BAMS कर दिया, कोई मेरे पास गायनेक के लिए कोई पेशेंट आ जाती है और मुझे वो चीज नहीं आती है, देन मेरा जो नॉलेज है वो लिमिटेड है उस विषय में, तो मैं उसको वो पर्टिकुलर चीज नहीं भी ट्रीट करूंगा तो कोई इश्यू नहीं है, करेक्ट। तो मैं ऐसे पेशेंट्स को क्या करूंगा, मुझे गायनेक के पास ही भेजना पड़ेगा। सिमिलरली मेरे पास कोई अगर फ्रैक्चर का केस आता है तो मैं उस पर्टिकुलर पर्सन को सिर्फ ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास भेज सकता हूं। हाँ, मेरे पास कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट आता है तो मैं जैसे अग्निकर्म ट्रीटमेंट करता हूं, तो मैं अगर उसमें ऑर्थोपेडिक डिजीज के ऊपर इलाज कर रहा हूं अग्निकर्म, वहां तक दैट थिंग इज वैलिड। जो पर्टिकुलर चीज मेरे क्वालिफिकेशन से आगे चली जाती है, देन ऐसे केसेस में मैं ड्यूटी बाउंड हो जाता हूं, क्योंकि मैं उसको ट्रीट नहीं कर सकता, तो मुझे किसी स्पेसिफिक या जो भी पर्टिकुलर कंसल्टेंट है या जो स्पेशलिस्ट है उसके पास भेजना पड़ेगा। लीगली यू आर ऑथराइज्ड टू रेफर अ पेशेंट टू अ हायर सेंटर। अब है ना, यहां पर एक ग्रे एरिया कैसे आ जाता है, कैसा है, सब लोग जानते हैं, CUT कमीशन प्रैक्टिस, जिसके ऊपर महाराष्ट्र में लॉ भी है, ठीक है, बट स्टिल इट इज गोइंग ऑन। अब क्या होता है ना, आपने किसी पेशेंट को रेफर किया, आप अगर किसी पेशेंट को, से फॉर एग्जांपल कोई हर्निया का पेशेंट है, आपने उसको लिख के दे दिया सर्जन ओपिनियन, ठीक है, ही कैन गो टू एनी ऑफ द हॉस्पिटल। आपने बोल दिया गायनेक ओपिनियन, ही कैन गो टू एनी ऑफ द गायनेक्स। आपने XYZ सर्जन का नाम लिखा, आपने XYZ गायनेक का नाम लिखा, वहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। पेशेंट जाएगा, अगर वहां पर कुछ इश्यू होगा तो वो पर्टिकुलर केस के लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। बट पेशेंट को आपने XYZ डॉक्टर के पास रेफर किया, से फॉर एग्जांपल मुझे XYZ सर्जन के पास रेफर करना है, ना पेशेंट इज लाइक मैं ABC सर्जन के पास जाऊंगा। आप बोलोगे नहीं, ABC सर्जन के पास नहीं जाना है, तुम सिर्फ XYZ के पास जाओगे। नाउ आपने फोर्स करके वहां भेजा, एंड इफ ही लैंड्स अप इन ट्रबल और कुछ दिक्कत आती है, देन लॉ ये देखने की कोशिश करता है कि आप कहीं पर उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो कि रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, एल्स आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। दूसरा इश्यू कैसा आता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पेशेंट आता है, मैंने पेशेंट को ट्रीट किया है, मैंने 3 दिन ट्रीट किया, 4 दिन ट्रीट किया, अब पेशेंट को रिलीफ नहीं मिल रहा है, मैंने इन्वेस्टिगेशंस करा लिए हैं, मुझे लगता है ही रिक्वायर्स रेफरल। अब है ना, मेरे पास एक टाइम पीरियड था जब मुझे उसको रेफर करना चाहिए था, मैंने 6-7 दिन उसको ट्रीट किया, IV चढ़ाया, सब दिया, अब मैं सडनली उसको रेफर करता हूं। रेफरिंग हॉस्पिटल में पेशेंट जाता है, अगर वहां पर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तब कोर्ट आपको एक संदेह की नजर से देखता है कि आपने उस पेशेंट को इतना दिन क्यों ट्रीट किया। अगर वो चीज आपका नहीं था तो आपको इमीडिएटली रेफर करना चाहिए था, आप इतना डिले क्यों, तब आपके ऊपर क्वेश्चनिंग आते हैं। एल्स आप रेफर कर सकते हो, देयर इज नो हार्म इन रेफरेंस। ओके सर। सर, और जैसे आयुर्वेद में सुपर स्पेशलाइजेशन नहीं है, वी हैव BAMS एंड देन वी डू
पोस्ट ग्रेजुएशन। बट एलोपैथी में सुपर स्पेशलाइजेशन है, तो कई बार वैद्य जो है उनके स्पेशलाइजेशन के जो टर्मिनोलॉजीज होते हैं, जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट, डायबेटोलॉजिस्ट, ये टर्मिनोलॉजी लेके यूज करके अपने क्रेडेंशियल्स में ऐड कर लेते हैं। तो क्या ये लीगल है या कोई ट्रबल कॉज हो सकता है एक आयुर्वेदिक फिजिशियन को ये टर्मिनोलॉजी यूज करने पर? सर देखिए, विथ रिगार्ड टू कि आप कौन सी क्वालिफिकेशंस एक्वायर करोगे, कौन सी क्वालिफिकेशंस स्टडी करोगे, वो चीज तो बाय डिफॉल्ट लॉ के द्वारा प्री डिसाइडेड है। जो भी लीगल क्वालिफिकेशंस हैं, आप अपने नाम के आगे पहला चीज तो आपको वही लिखना है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, काफी सारे डॉक्टर्स क्या करते हैं, BAMS के बाद में ना एक CCH रहता है, CGO रहता है, CSG रहता है, ऐसे क्वालिफिकेशंस को एक्वायर करते हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज। एंड आप पर्टिकुलरली किसी रूरल एरिया में चले जाते हो, वहां पर लिख देते हो कि स्त्री रोग तज्ञ या बाल रोग तज्ञ या त्वचा रोग तज्ञ। फ्रैंकली स्पीकिंग, सर्टिफिकेट क्वालिफिकेशंस आप अपने नाम के आगे नहीं लिख सकते हैं। अगर वो पर्टिकुलर चीज कोर्ट में चैलेंज की गई तो आप उसके लिए जेल जा सकते हैं, पिनलाइज हो सकते हैं, पहला चीज। दूसरा, अभी रिसेंट टाइम से, मतलब मैं रिसेंट टाइम से अगर बोल रहा हूं तो मैं लास्ट 20 साल से बोल रहा हूं, पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशंस आयुर्वेदा में भी बहुत सारे आ गए हैं। तो आपके पास शालाक्य है, शल्य है, कौमारभृत्य है, स्त्री प्रसूति है, इन सब विषयों में आपके पास बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशंस हैं। उसके अलावा पंचकर्म है, रस शास्त्र है, ऐसा कोई चीज नहीं है जो हम नहीं कर सकते। अगर आप अपने नाम के आगे ऐसा लिखना चाहते हो कि आप एक गायनेकोलॉजिस्ट हो, अगर आप लिखना चाहते हो कि आप पेडियाट्रिशियन हो, कंसल्टेंट पेडियाट्रिशियन, कंसल्टिंग फिजिशियन का चिकित्सा करने के बाद, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको वहां पर मेंशन करना पड़ेगा MD ब्रैकेट में आयुर्वेद। अगर आप सिर्फ MD लिखते हो, क्योंकि ऐसा है ना, BAMS लिख दिया तो वो चीज पकड़ में आ जाएगी। तो लोग क्या करते हैं, डॉक्टर XYZ MD, आयुर्वेद लिखा ही नहीं रहता है, नीचे लिखा रहता है स्पेशलिस्ट इन चाइल्ड डिजीजेस, पेडियाट्रिशियन। ठीक है, वो चीज इलीगल है। आपको वहां पर लिखना है MD इन आयुर्वेदा। जब तक आप वो नहीं लिखते हो तब तक आपकी क्वालिफिकेशन के लिए ऐसा माना जाएगा कि वो एक मिसनोमर है, आप लोगों को अपनी क्वालिफिकेशन मिस रिप्रेजेंट कर रहे हो। क्योंकि एलोपैथी प्रैक्टिस करने का तो आपको पूरा अधिकार है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, आप भले एलोपैथी कीजिए जितना आपको ट्रेनिंग मिला है, लेकिन आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि आपका क्वालिफिकेशन आयुर्वेदा का क्वालिफिकेशन है। डिप्लोमा कोर्सेस भी आए, डिप्लोमा इन नेत्र रोग, डिप्लोमा इन स्त्री रोग। आप DGO लिखते हो, आप DO लिखते हो, वो चीज वैलिड नहीं है, क्योंकि वो डिप्लोमा इन नेत्र रोग है, वो डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मोलॉजी नहीं है। तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है, जैसे आपको यूनिवर्सिटी ने दिया है, आप वैसा ही लिख पाओगे। अलग लिखते हो तो मिस रिप्रेजेंटेशन माना जाएगा। आई होप सर ये वाला डाउट बहुत सारे लोगों को क्लियर हुआ हो, क्योंकि ये कुछ MBBS डॉक्टर्स ने इस पे बहुत क्वेश्चन भी किया है टू BAMS, because we use their terminology in our credentials and specializations. Thank you sir. सर, कुछ पेशेंट जो इमरजेंसी में आते हैं, तो क्या उनसे बिना फीस लिए उनका ट्रीटमेंट करना ये कानूनी मजबूरी है, या आप उसे मतलब बेझिझक रेफर कर सकते हैं सर, अगर वो फीस नहीं दे रहा है तो? जी, अभी ये मैडम, प्रीवियसली तो कैसा होता था ना, प्रीवियसली सब इजीली चलता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये पर्टिकुलर केसेस में अभी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आपके संविधान में अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है। तो कोई भी पर्सन है, अगर उसको कोई पर्टिकुलर इलनेस है, जैसे कहीं पर किसी का एक्सीडेंट हो गया, देन आप कहीं पर भी प्रैक्टिस करते हो, आपका हॉस्पिटल हो, आपका क्लिनिक हो, भले आप सरकारी दवाखाने में नहीं भी हो, आप प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, तो भी आप ड्यूटी बाउंड हो जाते हो उस पर्सन को ट्रीट करने के लिए। आप उसको रिफ्यूज नहीं कर सकते। कहां तक ट्रीट करेंगे भाई? देखो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, आपका नॉलेज लिमिटेड है। अगर आप GP करते हो तो आपका नॉलेज जनरल प्रैक्टिस तक है। आपसे लॉ ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आप पेशेंट को वेंटिलेटर लगाएं, करेक्ट? तो आपका नॉलेज आपके फील्ड के हिसाब से लिमिटेड है। तो अगर सपोज कीजिए आपके पास कोई पेशेंट एक्सीडेंट का आता है एंड आपको ऐसा लगता है कि यहां से रेफर ही करना चाहिए, बट
बीच में उसको ब्लीडिंग होने के चांसेस हैं, तो जो प्रिकॉशंस आप कर सकते हो एटलीस्ट वो प्रिकॉशंस करके एक रेफरल लेटर बना के सामने वाले को आप आगे भेज दें। आप वहां पर फी डिमांड कर सकते हो, फी कलेक्ट करना आपका राइट है। लेकिन जहां पर इमरजेंसी है, आप फी के वजह से उस पेशेंट को ऐसा नहीं बोल सकते हो कि मैं ट्रीटमेंट नहीं करूंगा, ना ही आप उसको रोक पाओगे। तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड कीजिए जितना आपका कैपेबिलिटी है। उसके बाद जो नियरेस्ट सेंटर है जहां पर उसका ट्रीटमेंट हो सकता है वहां रेफर कीजिए। सिर्फ पैसे की वजह से कि आप पैसा नहीं दोगे तो मैं ट्रीट नहीं करूंगा और आप उसको आगे भेज दोगे, वो चीज इलीगल है। बट लॉ आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता है कि आप सारी की सारी चीजें ट्रीट कीजिए। आपके एक्सपर्टीज में जितने विषय हैं आप उतना तक फर्स्ट एड देने के लिए बाउंड हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो आप उतना कर दीजिए, आगे भेज दीजिए, देयर इज नो हार्म। आपके पास पेशेंट आया, आपने देखा ब्लीड हो रहा है, आप उसको अटेंड ही नहीं करते हो, नियरेस्ट हॉस्पिटल काफी दूर है, तो आप यहां पर क्वेश्चन में आ जाते हो। आप जस्ट एक बैंडेज लगा दीजिए ताकि उसका ब्लीडिंग रुक जाए, नियरेस्ट हॉस्पिटल में भेज दीजिए। लॉ प्रिज्यूम करेगा कि आपने अपना ड्यूटी पूरा कर लिया है। गॉट इट। सर कुछ लोग फेक मेडिकल सर्टिफिकेट्स भी इशू कर लेते हैं, तो अगर कोई हमारे पास कितना राइट है कि हम एक लीगल मेडिकल सर्टिफिकेट इशू कर दें, और अगर हम फेक इशू करते हैं तो हमारे लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं सर? मैडम सर्टिफिकेट्स तो मैंने जैसे पहले बताया ना, सर्टिफिकेट्स तो आपको लीगल ही इशू करने चाहिए। इलीगल सर्टिफिकेट्स या फेक सर्टिफिकेट्स तो नहीं इशू करने चाहिए। अब है ना, यहाँ पर ना एक ग्रे एरिया आता है। आप लोगों से मीन्स हम प्रैक्टिशनर्स से जितने भी लोग जुड़ते हैं, जो मेरे फैमिली के क्लोज फ्रेंड्स रहेंगे, कोई रिलेटिव्स रहेंगे, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई तू तो मेरा फैमिली मेंबर है, तू मुझे सर्टिफिकेट दे। ठीक है, अब है ना वो एक ग्रे एरिया है जहां पर आप रिफ्यूज नहीं कर सकते हो। बट अगर आप पहले से एक प्रैक्टिस बना दो और आप उनको कह दो कि देख भाई, मैं है ना लीगल प्रॉब्लम्स में अटकना नहीं चाहता। हाँ ठीक है, तुमने मेरे से पूछा कि तुमको फीवर हुआ था, तुमने मेरे से दवाई ली, मुझे पैसा नहीं दिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सर्टिफिकेट बना के दे दूंगा। बट है ना, फेक सर्टिफिकेट बनाने के लिए मुझे मजबूर मत करो। तो आप फेक सर्टिफिकेट्स तो ना ही बनाएं, क्योंकि लॉ वो चीज आपको, अगर आप अटक जाते हो ना तो आप इजीली बाहर नहीं निकल पाओगे। कैसा रहता है, मैंने आपको ना लास्ट टाइम एक एग्जांपल दिया था कि एक मेडिकल प्रैक्टिशनर का लाइफ ना एक व्हाइट बोर्ड की तरह है। एक डॉट आ गया तो वो ब्लॉट आपकी पूरे करियर को रुइन कर सकता है। सो इट इज एडवाइजेबल कि आप किसी को भी कोई प्रकार का फेक सर्टिफिकेट इशू नहीं करें। अब क्वेश्चन ये आता है कि मेरा सर्टिफिकेट इशू करने का राइट कहां तक है, मैं कितने सर्टिफिकेट्स इशू कर सकता हूं, कौन से कर सकता हूं। एज अ प्रैक्टिशनर, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इंडियन एविडेंस एक्ट आपको एक एक्सपर्ट विटनेस मानता है। तो इन दोज केसेस यू आर ऑथराइज्ड कि आप किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट इशू करें। काफी लोगों के मन में ना एक क्वेश्चन मार्क रहता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मेडिको लीगल केसेस होते हैं, तो मेडिको लीगल केसेस में किसी को इंजरी हुई, पेशेंट आपके पास आया, पेशेंट आपको बोलता है कि मुझे है ना आपसे ही ट्रीटमेंट लेना है। आप उसको बोलोगे कि पुलिस केस तो नहीं करोगे, सामने वाला बोलेगा नहीं नहीं मुझे पुलिस केस नहीं करना है। आपने पेशेंट को ट्रीट कर दिया, थोड़े टाइम के बाद आपके पास पुलिस का एक नोटिस आता है, सर्टिफिकेट इशू करो। अब आप बोल दोगे नहीं मैं नहीं इशू करूंगा, आप इसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके जाओ। नहीं, यू आर ड्यूटी बाउंड। आपने पेशेंट को अटेंड किया था, आपको सर्टिफिकेट देना है। यू हैव टू गिव द सर्टिफिकेट, देयर इज नो हार्म। ऐसा नहीं है कि आप बीएमएस हैं तो सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। आप जो भी सर्टिफिकेट इशू जो भी इशू करते हैं, आपके पास उस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट का कॉपी रहना चाहिए ताकि कोर्ट में आप खुद को डिफेंड कर पाओ। बट आपके पास फिटनेस सर्टिफिकेट हो, या से फॉर एग्जांपल काफी लोगों को ना कोई पर्टिकुलर जॉब ज्वाइन करना रहता है, जैसे उसमें ना वो फिटनेस डिमांड करता है कि वेट इतना होना चाहिए, मिनिमम हाइट इतना होना चाहिए, स्टैंडर्ड्स इतने हैं। डेफिनेटली यू कैन इशू दो सर्टिफिकेट्स। किसी को विल बनानी है, आप उसमें सर्टिफिकेट्स इशू कर सकते हो। आजकल जैसे नीट का एग्जाम चल रहा है, तो इसके बाद एमबीबीएस बीएमएस एडमिशंस के लिए उनको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगेगा या इंजीनियरिंग के लगेगा, बिल्कुल इशू कर सकते हो। आप इस चीज का ध्यान रखें, आप वो कैंडिडेट को, उस पर्सन को, उस पेशेंट को सामने व्यू कीजिए, वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, उसका ही सर्टिफिकेट इशू कीजिए। जब आप बीएमएस पढ़ रहे थे ना, तो हमारे टाइम पे फॉरेंसिक मेडिसिन टॉक्सिकोलॉजी का एक टेक्स्ट बुक रहता था, और वो टेक्स्ट बुक जो था ना सीके पारिक का था, मैक्सिमम कॉलेजेस में वही रेफर होता है। उसमें ना केस लॉ था कि
वो टाइम पे तो लोग जो डॉक्टर्स थे, मतलब मैं 1960s 70s की बात करता हूँ, तो टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स तो नहीं रहते थे। डॉक्टर्स भी मतलब जिनके पास साइकिल रहेगा तो ऐसा माना जाता था कि वो पैसे वाले थे। तो डॉक्टर अपना उसमें केस लिखता है कि मैं वहां से जा रहा था, तो मैंने एक बुढ़े आदमी को देखा कि वो एकदम मरने के कंडीशन पे था। तो जस्ट उसने उन पेशेंट से पूछा, क्योंकि वो फैमिली पेशेंट्स थे, तो बोले हाँ बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। तो ये डॉक्टर भी बोल के आया कि इसका सर्वाइव करना डिफिकल्ट है, बट देन इफ यू वांट यू कैन टेक हिम टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जहां पर भी आप लेके जाओ अच्छा रहेगा। अब है ना, एक दिन के बाद पेशेंट उसके पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, मतलब क्लिनिक बंद होने का टाइम है कि वो पेशेंट का डेथ हो गया है, तो आप सर्टिफिकेट दे दोगे। तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने सर्टिफिकेट इशू करके दे दिया। सर्टिफिकेट वॉज इशूड। ये डॉक्टर को क्लिनिक बंद करके उसके बाद आउट ऑफ स्टेशन जाना था। ही रिटर्न आफ्टर 5 days। 5 दिन के बाद जब वो वापस आए और वो फिर से साइकिल पे जा रहे थे, तो जिस आदमी का उन्होंने सर्टिफिकेट इशू किया था, वो वहां पर बैठ के मस्त खाना खा रहा है। एंड ही वाज सरप्राइज। ही सेड, भाई तुम्हारा तो डेथ हुआ था। तो बोले नहीं, क्या था ना डॉक्टर साहब कि उस दिन शनिवार था, एंड फिर कैसा था कि संडे के दिन आपका क्लिनिक बंद रहता है, तो हमने सोचा कि इनकी कंडीशन इतनी बैड है कि इनका कल डेथ हो जाएगा, तो हमने पहले से ही आके सर्टिफिकेट आपसे ले लिया। सो कैसा है ना, वो सर्टिफिकेट तो सबमिट नहीं हुआ तो बात अलग है, सर्टिफिकेट इशू हो जाता है तो वो एक मेडिको लीगल केस बन जाता है। सो इट इज एडवाइजेबल आप पर्सन को सामने देखें और उसके बाद ही सर्टिफिकेट इशू करें। और सर इन सर्टिफिकेट्स को इशू करने के लिए गैजेटेड होना जरूरी है, या बीएमएस प्रैक्टिशनर जो क्वालिफाइड है वो कर सकते हैं सर इन्हें इशू? नहीं, गैजेटेड होने की क्या रिक्वायरमेंट, मतलब कौन से सर्टिफिकेट्स आप स्पेसिफिकली पूछ रहे हो, तो मैं उस हिसाब से आंसर कर दूं। ओके, जो जनरल सर्टिफिकेट्स होते हैं, आपने फिटनेस सर्टिफिकेट्स बताए, या डेथ हाँ सर्टिफिकेट्स होते हैं, जो हाँ नॉर्मल सर्टिफिकेट्स लोग बनवाने के लिए आते हैं सर, वो हाँ, आप जी। सारे सर्टिफिकेट इशू कर सकते हो। आप लिटरली क्वालिफाइड हैं, यू कैन इशू दो सर्टिफिकेट्स, देयर इज नो हार्म। ठीक है, लेकिन इतना है कि वो सर्टिफिकेट्स एग्जामिन करने के बाद और उस फॉर्मेट में इशू करें जैसा लॉ प्रिस्क्राइब करता है। आप ऐसा नहीं लिख सकते हो उसमें, दिस सर्टिफिकेट इज नॉट वैलिड फॉर मेडिको लीगल पर्पसेस। वो कोर्ट में जाने वाला है, तो जब कोर्ट में जाएगा तो आप जज को नहीं बोल सकते मैंने मेडिको लीगल प्रॉब्लम के लिए नहीं लिखा है। कोर्ट बराबर आपको वहां पर ये करेगा। तो इट इज एडवाइजेबल कि आप पेशेंट को देखें और लीगल फॉर्मेट्स में इशू करें। मैं ओके। जब हमारा आगे कोर्स है तो उसमें हम वो लीगल फॉर्मेट्स के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि काफी लोगों को लीगल फॉर्मेट्स आते ही नहीं है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि लीगल फॉर्मेट क्या है। उसमें ना मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, डेथ सर्टिफिकेट। आपने ना मैक्सिमम डेथ सर्टिफिकेट्स देखोगे ना, उसमें लिखा रहता है that this person XYZ who was under my treatment expired due to heart attack. Heart attack is the cause of death in around 99% of certificates। और वो चीज आज चैलेंज हो रही है, क्योंकि ये सर्टिफिकेट्स अभी अभी कैसा है ना, प्रीवियस सब चल जाता था, अब सब चीजें डिजिटाइज्ड हैं। और उसके बाद मैक्सिमम लोगों के पास इंश्योरेंस है, तो जब वो लाइफ इंश्योरेंस के लिए जाता है तो इंश्योरेंस वाले हैरान हो जाते हैं कि सबको हार्ट अटैक कैसे आ रहा है। यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक। ओके सर। सो मूविंग ऑन, अगर कोई 16-17 इयर्स का एक माइनर पेशेंट आता है ट्रीटमेंट के लिए, तो क्या वो एलिजिबल है अपने डिसीजंस लेने के लिए, अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग डिसीजंस लेने के लिए, या डॉक्टर ट्रबल में आ सकता है अगर वो पेरेंट्स का परमिशन ना ले या कंसेंट ना ले सर, और बिना उसके ट्रीट करे सर? नाउ सी, ये जो एज ऑफ माइनॉरिटी है ना, ये लॉ का एक ग्रे एरिया है। माइनॉरिटी की एज के लिए दो पर्टिकुलर लॉ देखे जाते हैं, एक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और दूसरा है जो आईपीसी था, अभी भारतीय न्याय संहिता बन गया। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है एनी कॉन्ट्रैक्ट विथ अ पर्सन बिलो 18 ईयर्स इज वॉइड। ठीक है, मतलब 18 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति के साथ आप किसी भी प्रकार का करार करते हैं तो वो इनवैलिड है। जब आप एथिक्स पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो अगर आप 18 साल से कम उम्र के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो इनवैलिड हो जाता है, पहले लेवल। अब है ना दूसरा लेवल देखते हैं। इंडियन पिनल कोड में या भारतीय न्याय संहिता में बोला गया है एज ऑफ द चाइल्ड। तो एज ऑफ द चाइल्ड के लिए उसने बोला है कि उसने बच्चों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, 2 कैटेगरीज, एक है 0 to 7 ईयर्स, दूसरा है 7 to 12 ईयर्स। तो 0 to 7 ईयर्स अगर कोई है तो वो पर्टिकुलर बंदे को आप चाइल्ड में ही काउंट करते हैं। 7 to 12 ईयर्स आईपीसी बेसिकली ऐसा है कि इस आदमी ने गुनाह किया है कि नहीं किया।
तो 7 और 12 ईयर्स के बीच में अगर है तो लॉ प्रिज्यूम करता है कि आप उसका आईक्यू चेक कीजिए, अगर उसका आईक्यू अच्छा है तो हम उसको ऐसा मान के चलेंगे ऑफेंस कमिट किया है, एल्स ऐसा मान के चलेंगे कि छोटा बच्चा है। 12 के ऊपर वो बोलता है कि वो एडल्ट की तरह ही। अब क्वेश्चन ये हो जाता है कि क्या मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को देखूं या मैं आईपीसी के हिसाब से एज को देखूं। ठीक है, अब ये समझिए, फ्रैंकली स्पीकिंग आईपीसी उन चीजों के लिए रखा गया है जहां पर हम देखते हैं व्यक्ति ने अगर कोई ऑफेंस किया है तो उसका एज क्या है, जबकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जनरलाइज्ड किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के एज की बात करता है। तो ऐसे केसेस में नॉर्मली आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि व्यक्ति 18 के ऊपर हो, उसका कंसेंट लेके ही ट्रीटमेंट करें। अगर बिलो 18 ईयर्स है बट ही इज अबाउट 12 ईयर्स ऑफ एज, तो पेरेंट का कंसेंट मैंडेटरी है। लेकिन आपने देखा रहेगा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में वो बच्चे का भी, मतलब 12 साल के अगर ऊपर है तो चाइल्ड का भी सिग्नेचर लेते हैं, बिकॉज दे वांट टू इन्फॉर्म हिम दैट वी आर ट्रीटिंग यू, बट देयर इज सम काइंड ऑफ ग्रे एरिया लाइक। अब सपोज कीजिए कहीं पर कोई इमरजेंसी आ गई। अब इमरजेंसी में आपके पास कंसेंट लेना है और आपके पास कोई अवेलेबल नहीं है। ये एक पुराना केस लॉ है, केरला हाईकोर्ट ने डिसाइड किया था। पेशेंट वाज अ फीमेल ऑफ 13 years of age. She was having severe abdominal pain. डॉक्टर के पास गए, सर्जन ने एग्जामिन किया, सर्जन बोलता है कि दिस पर्टिकुलर थिंग इज एपेंडिसाइटिस, आई नीड टू ऑपरेट। कंसेंट नहीं दिया गया, पेशेंट एक्सपायर्ड। केरला हाईकोर्ट बोलता है डॉक्टर वाज ड्यूटी बाउंड कि इमरजेंसी में उसको ऑपरेट। ठीक है, तो पहला चीज, जहां तक हम ये मानते हैं ना, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं क्लिनिक्स पे तो बोलते हैं कि मम्मी पापा नहीं आ सकते हैं, मुझे दवाई दे दो। तो वो एक है ना, ट्राई करके आप ये समझ के चलो कि आपके पास जब तक वो पेरेंट्स के साथ नहीं आते हैं आपने वहां पर ट्रीट नहीं करना चाहिए, या आपको पेरेंट्स को इन्फॉर्म करके ही ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई देन यू आर गोइंग टू लैंड अप इन ट्रबल। सर और आजकल तो जैसे अबॉर्शन 16-17 इयर्स में अबॉर्शन के रेट्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे केसेस भी बहुत बढ़ते जा रहे हैं जहाँ पे माइनर जो है वो प्रेग्नेंट हो गई और अकेले आते हैं वो लोग अपने ट्रीटमेंट के लिए, तो कई बार डॉक्टर्स उन्हें ऑपरेट कर भी लेते हैं। तो उस केस में किस एक्सटेंट तक पनिशमेंट की जा सकती है, लाइक कितना सर वो एरिया को आप किस अंडर डालेंगे सर? ये एक ऐसा एरिया है जो मेरे पास कंटिन्यूअस आते रहता है। ठीक है, और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी अभी बोल रहा है गवर्नमेंट को एज जो है वो विचार करने के लिए। फ्रैंकली स्पीकिंग, सिंस मैंने आपको बता दिया कि एज ऑफ माइनॉरिटी जो है वो 18 ईयर्स तक है, 18 के बाद ही आप एडल्ट माने जाते हो। विथ रिगार्ड टू दीज केसेस जहां पर सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस आते हैं या कंसेंसुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स के भी केसेस आते हैं, देन इन दोज केसेस अगर फीमेल का एज 18 से कम है then she is definitely considered as a minor, and even the act done by consent is considered as a rape. ठीक है, so it is considered rape. अब गवर्नमेंट ने क्या किया, 2012 के बाद जब ये निर्भया केस हुआ उसके बाद है ना, गवर्नमेंट ने रेप के लॉज में अमेंडमेंट किया और उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट लेके आया, पॉक्सो। तो ये पर्टिकुलर केसेस जहां पर भी फीमेल 18 ईयर्स से कम रहेगी उन पर्टिकुलर केसेस को उसने पॉक्सो में ट्राई करना स्टार्ट किया। पॉक्सो कंपैरेटिवली स्ट्रिंजेंट लॉ है। ठीक है, आपके पास कोई पेशेंट आता है जिसका एज 16 है, अभी ये चीज है ना बीएमएस डॉक्टर्स के लिए भी है, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में ये पेशेंट्स जनरल प्रैक्टिशनर्स के पास जाते हैं। तो सिंस आप लीगली ऑथराइज्ड हो कि आप पेशेंट को एलोपैथी मेडिसिन दोगे तो लोग मिफेप्रिस्टोन मिसोप्रोस्टॉल देते हैं। ठीक है, बट यहां पर बात आ जाती है कि आप अगर किसी पर्टिकुलर माइनर को ये चीज देते हो, ठीक है, जस्ट वो पर्टिकुलर चीज को हाइड करने के लिए कि किसी को पता नहीं चले, तो आप ये समझ जाओ कि रेप एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। नॉट ओनली कॉग्निजेबल, कॉग्निजेबल का मतलब कि पुलिस वाला जिस पर्टिकुलर केस में बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है, बट रेप एक रिपोर्टेबल ऑफेंस है, नोटिफाइबल ऑफेंस है। तो आप अगर एक मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं देन ऐसे केसेस में
आप ड्यूटी बाउंड होते हो। अगर आपको पता चलता है कि कोई फीमेल है जिसकी एज 18 से कम है और वो प्रेग्नेंट है, यू आर ड्यूटी बाउंड टू इन्फॉर्म द पुलिस। आप उसको बोल दोगे कि भाई देखो, मैं पेपर नहीं दे रहा हूं, आप है ना दूसरे हॉस्पिटल में चले जाओ। जब वो केस ओपन हो जाएगा ना, तो वो सीक्वेंस में आपको भी पकड़ने आ जाएंगे, बिकॉज यू आर अवेयर। सो वंस यू आर अवेयर दैट अ फीमेल इज प्रेग्नेंट एंड शी इज बिलो 18 ईयर्स, प्लीज प्लीज मेक अ हैबिट, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में आप इन्फॉर्म करें। एंड सेकेंड चीज, फीमेल कभी भी आके अगर बोलती है कि मेरा एज 18, 19, 20 जो भी है, देखो जहां पर ना फीमेल मिडिल एज की है, जहां पर आप मेकआउट कर सकते हो कि हाँ भाई वो तो 35, 40 की है, तो बात ही अलग हो जाती है। बट आपके ऊपर एक ग्रे एरिया है कि भाई वो 16 है, 17 है, 18 है, 19 है। आप किसी न किसी प्रकार का डॉक्यूमेंटेशन कर लीजिए एंड नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर दीजिए कि ये पर्टिकुलर पर्सन मेरे पास है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, देन आपको जेल हो सकती है। यहाँ पर आपको ऑफेंडर ऐसा नहीं माना जाता है कि भाई आप, क्योंकि डॉक्टर्स को मैंने देखा है वहां पर जाके बोलते हैं कि एक्ट किसी और ने किया, जेल में आप मुझे डालते हो। तो भाई एक्ट के लिए नहीं डाल रहा है, वो इसके लिए डाल रहा है कि आप एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। तो आप है ना ऐसे माने जाओगे कि उसका साथ ही दे रहे हो। ठीक है, 7 ईयर्स की सजा हो सकती है। इट इज एडवाइजेबल आप पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर दें। ओके सर। और जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है उसको लोग बहुत ऐसे ही कहना चाहिए कि बहुत ही नेग्लिजेंट तरीके से फेंक देते हैं। तो क्या उस केसेस में क्लिनिक सील होने तक की नौबत आ सकती है, या इग्नोरेंट है वो, उसको किस मतलब कहाँ तक वो एक्सटेंडेड पनिशेबल ऑफेंस है सर ये? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जब से आया तब से काफी सारी चीजें स्ट्रिंजेंट होना चालू हो गई विथ रिगार्ड टू द बायोमेडिकल वेस्ट। अभी है ना कोई भी क्लिनिक है जो बायोमेडिकल वेस्ट को जनरेट करता है, इट कैन बी ग्लव्स, इट कैन बी बैंडेजेस, इट कैन बी सिरिंजेस, वॉट एवर इट इज। तो फ्रेंकली स्पीकिंग लॉ ये मान के चलता है कि ये सारी चीजें ना हजार्डस वेस्ट। तो अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन उसके कांटेक्ट में आता है तो कंटेमिनेट हो सकता है, उसको कोई इशू हो सकता है। तो लॉ ये बोलता है कि जब आप क्लिनिक पे कोई भी बायोमेडिकल वेस्ट या हॉस्पिटल्स में बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट करते हो, तो वो बायोमेडिकल वेस्ट सिर्फ उस अथॉरिटी के पास देंगे जो उस बायोमेडिकल वेस्ट को ट्रीट कर सकता है। तो यहां पर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, म्यूनिसिपल अथॉरिटीज के अलावा यहां पर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स बनाए। तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स क्या करते हैं, वो पहला चीज, आपको वहां से ऑथराइजेशन लेना पड़ता है। जैसे अगर आप महाराष्ट्र में हो तो आपको महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से सबसे पहले अपनी क्लिनिक के लिए, अपनी एस्टैब्लिशमेंट के लिए ऑथराइजेशन लेना पड़ता है, इन्फॉर्म करना पड़ता है कि मैं क्लिनिक स्टार्ट कर रहा हूं, क्लिनिक रन कर रहा हूं, बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट करूंगा। जैसे आपके पास वो सर्टिफिकेट आता है, देन यू बिकम एलिजिबल टू जनरेट द बायोमेडिकल वेस्ट। तो पहला स्टेप है कि बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट करने के लिए भी आपको अप्रूवल चाहिए, आप ऐसे ही नहीं कर सकते हो। जिनके पुराने क्लिनिक्स हैं और लॉ बाद में आया, तो आपको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड देता है कि आप उतने टाइम पीरियड में जाके अथॉरिटीज से अप्रूवल ले लें, आपको परमिशन मिल जाए। उसके बाद में जैसे जैसे आप बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट करते हो, उसका सेग्रीगेशन होना चाहिए। उसके स्पेसिफिक बैग्स बने हुए हैं, रेड बैग, येलो बैग, ठीक है, ब्लू बैग। आप मेडिकल वेस्ट को, बायोमेडिकल वेस्ट को वैसे ही सेग्रीगेट करके रखोगे। एंड जो पर्टिकुलर पर्सन या जिन एजेंसीज को ये बायोमेडिकल वेस्ट कलेक्ट करने के लिए ऑथराइज करते हैं, आपको उनको ही ये हैंडओवर करना है। अगर आप नहीं करते हो तो फर्स्ट ऑफेंस की सजा 25,000 रुपीज है। लेकिन जब आप सब्सिक्वेंट ऑफेंसेस करते हो तो इसकी पेनल्टीज 5 लाख 10 लाख तक जाती है। एंड अगर आप कंप्लायंस नहीं करते हो तो पर डे पेनल्टी अलग से जुड़ती जाती है, जिसका वैल्यूएशन 1000 से 10,000 पर डे रहता है। तो वो पर्टिकुलर चीजें भी आपको आती हैं। नहीं कर रहे हो कंप्लायंस, तो म्युनिसिपल अथॉरिटीज के पास ये राइट है कि वो चीज सील कर सकते हैं। सो इट इज एडवाइजेबल, आप जो भी कचरा जनरेट करते हो वो बायोमेडिकल वेस्ट अलग रखिए। आपका जो बाकी का वेस्ट है, जैसे पेपर वेपर आप कोई चीज लिख रहे हो या कोई खाने पीने की चीजें हैं, उसको आप सेपरेट जो कचरा है उसमें रख दीजिए, जो म्युनिसिपल अथॉरिटीज आते हैं उनको दे दीजिए। लेकिन बायोमेडिकल वेस्ट को आप वैसा नहीं दे सकते। और सर अक्सर पेशेंट जो क्लिनिक पे आते हैं, डॉक्टर्स ये फेस करते हैं कि कुछ पेशेंट जो है उनको फ्रॉड करके बिना फीस दिए चले गए,
कुछ पंचकर्म के कॉस्टली ट्रीटमेंट्स होते हैं, उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि आधी फीस दी नहीं दी, तो उस तरीके से अगर उनसे फीस वापस लेनी है तो कोई लीगल तरीका है जिससे पेशेंट से फीस वापस ली जा सकती है एक डॉक्टर को? मैं एक सिंपल वे बताता हूँ। पुराने टाइम में ऐसा रहता था कि लोग है ना ट्रीटमेंट कराते थे और उसके बाद बोलते थे पैसा नहीं है। दूसरा केस तब आता है जब इमरजेंसी होती है। तीसरा तब आता है जब पेशेंट सच्ची में गरीब रहता है, तो वो बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं। अब पुराने टाइम में क्या होता था ना, जब तक लॉ इतना ज़्यादा ये नहीं था, तो लोग क्या करते थे, पेशेंट को ना रोक के रखते थे हॉस्पिटल्स में, भाई मैं डिस्चार्ज ही नहीं दूँगा जब तक तू पैसे नहीं भरता। सिमिलरली जहाँ पर डेथ हो जाता है, वहाँ पर वो बॉडीज़ को रोक देते हैं कि भाई हम बॉडी हैंडओवर नहीं करेंगे, पहले पैसा दो। सिमिलरली आप किसी को पंचकर्मा का ट्रीटमेंट दे रहे हो या कुछ दे रहे हो, अब पेशेंट नहीं दे रहा है, आप पेशेंट को रोक रहे हो, मैं नहीं जाने देगा, पहले तू किसी को बोल पैसा लेके आए। लीगली दिस इज रॉन्ग। यू कैन नॉट स्टॉप द पेशेंट। आप पेशेंट को रोक नहीं सकते हो। अगर आप रोकते हो तो वो चीज इलीगल कन्फाइनमेंट में काउंट होता है, उसके लिए आपको जेल हो सकती है। द इजिएस्ट रेमेडी इज आप अपने किसी लॉयर फ्रेंड से बोल के सामने वाले को नोटिस भेजें। मैं मानता हूं डेफिनेटली वो चीज एक कम्बरसम प्रोसीजर है जिसमें आपको परेशान होना पड़ेगा, बट वही एक मेथड है जिससे आप वो रिकवर कर सकते हो। अगर दूसरा कोई मेथड है तो इजिएस्ट मेथड ये है कि आपको पता चल जाता है पेशेंट देख के कि ये पेशेंट पैसा देगा कि नहीं देगा। उसको पहले से ही आप एक अंदाजा दे दीजिए कि भाई तेरा ट्रीटमेंट इतना तक चलेगा। आप एक 50% अमाउंट पहले से एडवांस ले लीजिए और उसके बाद ट्रीटमेंट कीजिए। पंचकर्म में तो इमरजेंसी का क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप वो पर्टिकुलर चीज कर सकते। तो आप उसमें क्या हो जाएगा ना, आपका पैसा एटलीस्ट सिक्योर हो जाता है। ठीक है, बाकी एक बार ट्रीटमेंट हो गया और उसके बाद मतलब आप कोई रॉन्ग मेथड यूज करते हो तो वो चीज इलीगल माना जाएगा। So last question from my end, क्या एक डॉक्टर के क्लिनिक के लिए शॉप एक्ट लाइसेंस लेना कानूनी रूप से सही में जरूरी है या इसके बिना भी काम किया जा सकता है? मैडम, जैसा शॉप एक्ट की बात आती है ना, ये म्यूनिसिपल अथॉरिटीज के ऊपर चीजें आती है। म्यूनिसिपल अथॉरिटीज बेसिकली आपको शॉप लाइसेंस या गुमस्ता लाइसेंस देते हैं। महाराष्ट्र में अगर आप देखोगे ना, तो बॉम्बे हाईकोर्ट का डिसीजन है कि जहां पर छोटे मोटे क्लिनिक्स हैं, ठीक है, जैसे आप सपोज अपना क्लिनिक चला रहे हो एज अ जनरल प्रैक्टिशनर, एज अ आयुर्वेदिक कंसल्टेंट, और आपके पास एक सिंगल बेड है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक रिसेप्शनिस्ट है और आपके पास 2 कोवर्कर हैं, तो आपको कोई भी शॉप एक्ट के तहत लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। इट इज नॉट एट ऑल नीडेड। बट वहां पर एक ऐसा एरिया है जहां पर कोर्ट बोलता है अगर किसी क्लिनिक में 10 पर्सन से ज्यादा एम्प्लॉयड हैं, मतलब आपका स्टाफ 10 और मोर है, देन यू शुड टेक अ शॉप लाइसेंस। लेकिन अगर आपके पास 10 लोग काम पे नहीं है, आप अकेले काम करते हो या 2-3 लोगों के साथ काम करते हो, तो आपको शॉप लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं। मैं ये चीज महाराष्ट्र की बोल रहा हूं। काफी सारे स्टेट्स में म्यूनिसिपल अथॉरिटीज या महाराष्ट्र में भी कुछ म्यूनिसिपालिटीज स्पेसिफाई करते हैं दैट यू नीड टू हैव अ शॉप लाइसेंस। अगर स्पेसिफिक म्यूनिसिपालिटी बोल रही है कि शॉप लाइसेंस चाहिए, देन यू मस्ट प्रोक्योर अ शॉप लाइसेंस। विथ रिगार्ड टू नर्सिंग होम्स एंड हॉस्पिटल्स, उनको शॉप लाइसेंस मैंडेटरी हो जाता है, लेकिन क्लिनिक्स के ऊपर उस चीज का मैंडेट नहीं। ओके सर, सो आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के इंक्लूडिंग भी बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए, बिकॉज वी हम लोग लीगल चीजों से बहुत दूर रहते हैं शायद डॉक्टर्स, बट आपसे बात करके काफी ज्यादा मतलब नॉलेज हमें मिला है। कुछ वैद्य हमारे साथ जुड़े हैं जिनके क्वेश्चंस हैं सर, वो भी आपसे कुछ हाँ, पूछना चाहते हैं, तो अगर आप अलाउ करें तो वी कैन टेक सम क्वेश्चंस। हाँ, बोलिए। So I would request if anybody is willing to ask anything, just unmute the mic and proceed with the question. हेलो, नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर, जब भी हम महाराष्ट्र में क्लिनिक शुरू करना चाहते हैं तो हाँ। समझो कि रेसिडेंशियल एरिया है, तो उधर हाँ। क्लिनिक शुरू करने के लिए कुछ दिक्कत रहती है या मतलब मार्केट एरिया में ही करना चाहिए, ऐसा कुछ रूल्स है? सर, अगर आप क्लिनिक स्टार्ट करते हो ना, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप रेजिडेंशियल एरिया में क्लिनिक रन कर सकते हो, देयर इज नो हार्म। ठीक है, बात कहां पर आती है, जब आप एक नर्सिंग होम या हॉस्पिटल स्टार्ट करते हो। ठीक है, जहां पर भी नर्सिंग होम या हॉस्पिटल स्टार्ट होते हैं, तो वहां पर रूल्स बोलता है भले आप रेजिडेंशियल एरिया में स्टार्ट करो, खास करके अगर आप किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर आप ये चीज करते हो, देन लॉ बोलता है आपके लिए वहां पर एक सेपरेट एंट्री होना चाहिए। क्लिनिक्स के लिए ऐसा कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप क्लिनिक रेजिडेंशियल एरियाज में ओपन कर सकते हैं।
ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट, Tripti ji can please unmute. जी सर, मैडम नमस्कार। नमस्ते सर। सर जैसे बीएमएस करने के बाद सर बहुत से लोग आयुर्वेद में सर सेक्सोलॉजिस्ट वगैरह इनफर्टिलिटी की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो सर वो सेक्सोलॉजिस्ट लिख सकते हैं क्या आगे, नाम के आगे? सर अगर आप वो पर्टिकुलर चीज प्रैक्टिस करते हो तो जी सर। आप कर सकते हो, आप लिख सकते हो, देयर इज नो हार्म, लेकिन आपकी क्वालिफिकेशन मेंशन होनी चाहिए। अच्छा, आप सेक्स अगर थेरेपी। सिर्फ और सिर्फ नाम के आगे सेक्सोलॉजिस्ट लिखते हो लेकिन आपने बीएएमएस नहीं लिखा है तो वो पर्टिकुलर चीज रॉन्ग है। सेकंड चीज आपको बता देता हूं, जब आप सेक्सोलॉजिस्ट लिखते हो ना तो एक पर्टिकुलर लॉ है जी सर। जिसका नाम है ड्रग एंड द मैजिक रेमेडीज एक्ट। अगर जी सर। आप वहां पर ऐसा कोई प्रिपरेशन दे रहे हो जो प्रिपरेशन आप सामने वाले को बताना भी नहीं चाहते कि भाई जी इसमें सर। क्या है, और आप बोलते हो कि ये सीक्रेट रेमेडी है, जी देन सर। वो पर्टिकुलर चीज ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट में आ जाता है, जिसके लिए आपको पेनल्टी या जेल हो सकती है। जी तो सर। जी आप लिख सकते हैं देयर इज नो हार्म, लेकिन आपका क्वालिफिकेशन मेंशन होना चाहिए। सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। हेलो सर, मैं हाँ तृप्ति, डॉक्टर तृप्ति बात कर रही हूँ। सर हाँ रेसिडेंशियल अगर सोसाइटी है तो वहाँ हाँ। पे खुद मतलब अगर हम रिसाइड कर रहे हैं तो वहाँ पे या रेंट पे फ्लैट लेके वहाँ पे तो सोसाइटी का कुछ परमिशन लेना पड़ता है या हम ऐसे क्लिनिक खुद का रन कर सकते हैं वहाँ पे? मैडम आप रेंट पे भी ले रहे हो या ओनरशिप में भी ले रहे हो तो देयर इज नो हार्म फ्रैंकली स्पीकिंग। क्लिनिक रन करने के लिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्लिनिक रन करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर सोसाइटी मैक्सिमम आपसे पूछ सकता है कि आपने वो क्यों लिया है, क्योंकि वो पर्टिकुलर चीज रजिस्टर करते हो आप, रेंट एग्रीमेंट वगैरह, तो आप सिर्फ पर्पस लिखते हो फॉर रनिंग ऑफ अ क्लिनिक। क्लिनिक रन करने के लिए आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप हॉस्पिटल चालू करना चाहते हो तो उसके लिए प्रोविजंस है। ओके ओके। नमस्ते सर। नमस्ते। सर बीएमएस का स्टूडेंट एक है ना गायनेकोलॉजिस्ट जो एमबीबीएस एमएस करे हुए डॉक्टर के साथ असिस्टेंट के रूप में जॉब कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है, अगर वहां पर वो परमिट करता है तो डेफिनेटली। असिस्टेंट करके क्यों करे, मतलब आप बीएमएस का पूछ रहे हो कि आप एमडी गायनेक का पूछ रहे हो? एलोपैथ में। नहीं नहीं, जो एलोपैथी गायनेकोलॉजिस्ट है उसके अंडर में जो बंदा काम करेगा वो आयुर्वेदा गायनेकोलॉजिस्ट बोल रहे हो कि बीएमएस बोल रहे हो? सिंपल बीएमएस कोई किया हुआ है, ओनली हाँ बीएमएस, और वो हाँ कोई जो एलोपैथी गायनेकोलॉजिस्ट है उसके अंडर में असिस्टेंट के रूप में जॉब कर सकता है कि किसी हॉस्पिटल में? हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकता है ना मैडम, वहां पर सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी वो गायनेकोलॉजिस्ट का रहेगा। असिस्टेंट के रूप में कर सकता है वहां पर, देयर इज नो हार्म। हेलो, हाँ प्रणाम सर। मैं प्रयागराज से वैद्य आशुतोष मिश्रा। बोलिए सर। सर ये बताइए, अपने यूपी में क्या एलोपैथिक दवा जैसे एंटीबायोटिक वगैरह चला सकते हैं क्या? सर यूपी के लॉ में शायद वो परमिटेड नहीं है, मैं आपको लॉ फिर उसके हिसाब से मैं देख के आपको रिप्लाई करूंगा कि वहां का क्या है। जी ठीक है, सर। यूपी ठीक है। में कुछ लिमिटेड चीजें ही हैं, बाकी अलाउड नहीं है। अच्छा अच्छा। महाराष्ट्र में लॉ क्रिस्टल क्लियर है, जी। ठीक है, लेकिन यूपी का वैसा नहीं है। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सर। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। जैसे हमारी ये बायोमेडिकल वेस्ट के ऊपर आपने डिस्कस किया था, तो जो हाँ पंचकर्मा सेंटर में डिस्पोजेबल टॉवेल्स या फिर डिस्पोजेबल टी बेंस यूज करते हैं, तो वो क्या बराबर, बायोमेडिकल वेस्ट के लिए हमें रजिस्टर करने की जरूरत पड़ती है सर? बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। आप जो भी चीजें पंचकर्म में भी आप जनरेट करते हो दैट विल बी कंसिडर्ड बायोमेडिकल वेस्ट ओनली। ओके सर, ओके। वो चीज के लिए रजिस्टर करना है, यस। ओके, डिस्पोजेबल टॉवेल्स के लिए जो हम ऑयल हाँ वाइप हाँ, आउट करने के लिए यूज करते हैं उसके बिल्कुल लिए? बिल्कुल, इवन जो आप ऑयल डिस्कार्ड करते हो ना वो पर्टिकुलर चीज भी उसमें आता है। ऑयल डिस्कार्ड नहीं करते यूजुअली, तो पेशेंट को नहीं दे देते हैं साथ में। मैं हाँ, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो अगर वो भी डिस्कार्ड होता है ना तो वो भी उसी में काउंट होगा। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। नमस्ते सर। नमस्ते। जी सर, किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा छात्र सूत्र में सेमी ऑनलाइन सर्टिफिकेट दिया जाता है, क्या वो लीगल है? सर अगर वो लीगली रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जैसे आप यूजीसी एक्ट में देखिए जो जो यूनिवर्सिटीज हैं, अगर जी। वहां पर कोई लीगली रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अगर ऐसा कोई कोर्स मतलब रन कर रहा है और उस कोर्स को एनसीआईएसएम का अप्रूवल है तो डेफिनेटली वो कर सकता है सर। सेमी ऑनलाइन में भी अप्लाई होता है? सॉरी सर? सेमी ऑनलाइन सर्टिफिकेट
सर सेमी ऑनलाइन सर्टिफिकेट में ऐसा रहता है ना कि आप कुछ दिन के लिए जो थ्योरेटिकल क्लासेस है वो आप ऑनलाइन अटेंड करते हो, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए आपको वहां पर जाके वो चीज करना पड़ेगा, जी जो हैंड ऑन एक्सपीरियंस है। तो अगर वो परमिट करता है एनसीआईएसएम तो डेफिनेटली कर सकता है, एनसीआईएसएम नहीं करता है तो नहीं कर सकता है। जैसे आपको बता देता हूँ एलएलबी डिग्री, काफी सारी यूनिवर्सिटी पहले एलएलबी डिग्री चलाते थे ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन नहीं, मतलब वो टाइम पे तो ऑनलाइन था ही नहीं, करस्पॉन्डेंस। तो बार काउंसिल ने बोला हमने उसको अप्रूवल ही नहीं किया है, तो ऐसे केसेस वहां पर वो एलएलबी की डिग्री जो है ना वायलेट हो जाती है, वो नहीं मिल पाती है, प्रॉपर आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि एनसीआईएसएम का अप्रूवल है कि नहीं। ओके, थैंक यू। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ हाँ जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ये मैं पूछना चाह रहा था कि हम किसी पेशेंट को हाँ वन स्ट्रेच में कितने दिन का मेडिकल दे सकते हैं? सॉरी, एक बार में कितने दिन का मेडिकल लीव दे सकते हैं, रेस्ट, बेड रेस्ट? सर्टिफिकेट बोल रहे हो आप कि कितने दिन का आप दे पाओगे ऐसा? हाँ, मान लो कि मुझे किसी को 15 दिन का देना है। हाँ मैं बताता सपोज हूँ। उसको टाइफाइड है, तो करेक्ट क्या हम उसको वन स्ट्रेच में ले सकते हैं 15 दिन? सर, आप है ना सर्टिफिकेट कितना भी दे सकते हो, देयर इज नो हार्म। आपको वो चीज एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वो लीव जो था जस्टिफाइड था। जैसे किसी को आपने मलेरिया के लिए छुट्टी लिख के दे दी और लिखा 3 मंथ्स, आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। तो जो आप इलनेस लिख रहे हो उस इलनेस से वो चीज जस्टिफाइबल होना चाहिए। अगर वो उसके साथ जस्टिफाइबल नहीं है तो वो माना जाएगा कि आपने उसमें कुछ ना कुछ फोर्स किया है। तो इफ द इलनेस इज लाइक से फॉर एग्जांपल किसी को लो बैक पेन है, स्लिप डिस्क है, आप उसको 1.5 महीने का बेड रेस्ट बोलते हो, इट इज डॉक्यूमेंटेड, देयर इज नो हार्म। नहीं, इसी केस में सपोज हाँ किसी को लो बैक पेन है, स्लिप डिस्क है, डॉक्यूमेंटेड है हाँ और उसका एमआरआई में आया हुआ है, तो बराबर, क्या बीइंग अ बीएमएस डॉक्टर आई कैन प्रिस्क्राइब हिम बिल्कुल बेड रेस्ट? बिल्कुल प्रिस्क्राइब कर सकते हैं सर। उसमें ऐसा तो नहीं कहेंगे कि भाई ये बेड रेस्ट तो ऑर्थोपेडिशियन को देना चाहिए था? आपने पेशेंट को रेफर किया ऑर्थोपेडिक के लिए, पेशेंट इज नॉट विलिंग टू गो, पेशेंट बोलता है मुझे आपके पास ही ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। या मैं ऑर्थोपेडिक को दिखा के आया, मुझे रिलीफ नहीं मिला, मुझे ये डॉक्टर के पास ही ट्रीटमेंट करना है, देयर इज नो हार्म। मैं आपको और वे बताता हूँ, पेशेंट गया वहां पर उसको पेन किलर मिल रहे हैं, वो पेन किलर नहीं लेना चाहता है, वो आपसे आयुर्वेदिक रेमेडी लेना चाहता है, आप उसको बोलते हो मैं पंचकर्मा करूंगा, 1.5 महीना लगेगा, पेन रहेगा, दे सकते हो आप सर्टिफिकेट, देयर इज नो हार्म। ठीक है। नहीं, सपोज मैं उसको पंचकर्मा भी नहीं करता हूँ, सर आई नहीं गिव लीजिए हिम ना, मैं आपको एक जस्ट, एग्जांपल दिया। हाँ नहीं, अगर हम उसको सिर्फ मैं उसको बता देता हूँ कि आपको ऐसे स्नेहन सेवन करना है और ये मेडिसिन खानी है, हाँ और ऑर्थोपेडिशियन के पास भी नहीं भेजता हूँ, हाँ तो क्या मेरा ये मेरा राइट है ना कि मैं ना भेजूं, चाहे मेरी मर्जी है? हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक। अगर आप ऐसा खुद को मानते हो कि मैं इसको ट्रीट कर सकता हूं तो आप ट्रीट कीजिए, देयर इज नो हार्म। आप सर्टिफिकेट भी इश्यू कीजिए, देयर इज नो हार्म। पेशेंट को दिक्कत हो गई बाद में तो मेडिकल नेग्लिजेंस बात की बात हो गई, ठीक है, नहीं पेशेंट ठीक हो उसमें गया तो कोई इश्यू ही नहीं। नहीं, उसमें जस्ट सपोज आई कैन फोर्स कि इसको इतना दिक्कत है तो इट विल टेक 1 मंथ, तो हाँ क्या मैं उसको एडवांस में ही 1 मंथ का रेस्ट नहीं ले सकता हूँ ना? सर, एडवांस में आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हो किसी को भी सर्टिफिकेट देने के टाइम पे, आप उसको लिख के दे दोगे ही इज अंडर माई ट्रीटमेंट। अच्छा। सर हाँ सर जैसे प्लेन बीएमएस है कोई, हाँ अपने विजिटिंग कार्ड में क्या चर्म रोग और गुप्त रोग स्पेशलिस्ट लिख सकता है? सर प्लेन बीएमएस है, चर्म रोग गुप्त रोग स्पेशलिस्ट नहीं लिख सकता। वो ये लिख जी। सकता है कि इन पर्टिकुलर ट्रीटमेंट्स को वो प्रोवाइड करता है, बट वो स्पेशलिस्ट नहीं लिख सकता, ही इज नॉट स्पेशलिस्ट। उसके पास कोई ना कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन रहना चाहिए। हाँ बोलिए। पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। Anyone else willing to ask anything? सर, हाँ बायोमेडिकल वेस्ट के लिए मैंने रजिस्ट्रेशन किया है, हाँ लेकिन वहां से वो व्हीकल आती नहीं है यहाँ पे हाँ कलेक्शन के लिए। हाँ तो उनका कहना होता है कि आप एक जगह पे लाके देना वो वेस्ट, वहां से हम कलेक्ट करेंगे, और जो नहीं नहीं एरिया वो नहीं, बता रहे हैं वो 4 किलोमीटर अवे है यहाँ से। करेक्ट, तो हाँ, तो ये गलत है ना, मैं क्या कर सकती हूँ इसके लिए? गलत है। आप है ना उसको एक लेटर शूट कीजिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन में वो चीज डाल दीजिए,
आप है ना, आपके पास डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं वहां पर बोल के आई। आप उसको डॉक्यूमेंटेड लिख के दीजिए, नहीं एक्सेप्ट करता है रजिस्टर्ड एडी से भेज दीजिए। तो कल को जब कोई चीज होगी ना, तो आप सामने से बोल सकते हो, ठीक है। सेकंड चीज, जब भी वो आपके क्लिनिक, हाँ, जब भी वो आपके क्लिनिक से बायोमेडिकल वेस्ट कलेक्ट करते हैं, अपने पास एक रजिस्टर मेंटेन कीजिए। वो जैसे कलेक्ट करेगा, उसका सिग्नेचर ले लीजिए कि उस दिन उसने कलेक्ट किया है, तो आपके पास एक प्रूफ रहेगा कि आपका बायोमेडिकल वेस्ट उनके पास ही जाता है। Those were all the questions from everyone. Again, it was an eye-opening session, sir. Every second was worth it. और बहुत कुछ नया सीखने को मिला, and we all are very excited for the upcoming sessions. So looking forward to the sessions and the courses ahead, sir. Thank you again for joining और आपका time. I know बहुत precious है, but thank you on behalf of everyone जो आपने हमारे लिए निकाला, और हम कोर्सेज के लिए भी बहुत एक्साइटेड हैं जो आने वाले। Anyone willing to know anything about the course? चैट बॉक्स में उसके डिटेल्स हैं, आप लोग चैट बॉक्स में गो थ्रू कर सकते हैं, या फिर जिस ग्रुप में आपको इस कोर्स का, इस पॉडकास्ट का इन्फॉर्मेशन मिला था, वहां पे भी आपको कोर्स के डिटेल्स मिल सकते हैं। सो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सर अगेन, थैंक यू सो मच।